नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अवैध मदरसों को लेकर। धामी सरकार जो है वो निरंतर कार्रवाई कर रही है और अभी तक लगभग 135 के आसपास मदरसों को सील किया गया है। तो वहीं राज्य में चल रहे अवैध मदरसों के लिए फंडिंग कहां से हो रही है, इसके लिए भी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। तो वहीं मदरसों पर चल रही कार्रवाई को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि आखिर ये कार्रवाई केवल मदरसों पर ही क्यों चल रही है। राज्य में तमाम ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जिनकी हालत खस्ता है। कई शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भी कमी है, कहीं शौचालयों की कमी है, तो कहीं स्कूल की बिल्डिंग जर्जर है। आखिर सरकार केवल मदरसों पर ही फोकस क्यों कर रही है? मदरसे हो या स्कूल, दोनों ही शिक्षण संस्थान है और दोनों की ही कमियों को दूर करना चाहिए। तो वहीं करण माहरा ने यह भी कहा कि सरकार केवल वोटों की राजनीति कर रही है और एक पक्षीय कार्य करने को काम कर रही है। तो आपको बता दें, सरकार जो है वो वोटों की राजनीति कर रही है, इस तरह के आरोप है विपक्षी पार्टियों की तरफ से। अवैध मदरसों को लेकर ये बवाल जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अवैध मदरसों पर कार्रवाई होने से सियासत भी काफी तेज हो गई है। आपको बता दें, इसे लेकर करण माहरा लगातार सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा है कि केवल मदरसों पर ही एक्शन क्यों लिया जा रहा है और भी शिक्षण संस्थान है उन पे एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। कमियां तो दोनों जगहों की दूर करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ मदरसों पर ही ये एक्शन क्यों लिया जा रहा है। तो लगातार मदरसों पर हो रहे कार्रवाई को लेकर विपक्ष पार्टियां जो हैं वो सरकार पर हमलावर हैं। उनका कहना है कि सरकार जो है वो सिर्फ वोटों की राजनीति करना चाहती है, इसलिए इस तरह की कार्रवाई जो है वो कर रही है। तो आपको बता दें, लगातार उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी को लेकर विपक्ष पार्टियां जो हैं वो सरकार पर हमलावर हैं, लगातार उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रही है। उनका कहना है कि सरकार केवल मदरसों पर ही कार्रवाई क्यों कर रही है और भी शिक्षण संस्थान हैं जिनकी स्थिति काफ़ी खस्ता है, जिनकी स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी है, चाहे वो बिल्डिंग जर्जर की बात हो या शौचालयों की कमी हो। इस तरह की कई कमियां और भी शिक्षण संस्थान में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो केवल मदरसों पर ही एक्शन क्यों कर रही है। तो इस तरह के सवाल जो है वो विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं, क्योंकि मदरसों पर एक्शन किया जा रहा है, सरकार लगातार एक्शन करती हुई नजर आ रही है। कई अवैध मदरसे जो हैं उत्तराखंड में सील किए जा चुके हैं। इसी को लेकर अब कांग्रेस पार्टी या यूं कहें कि विपक्ष पार्टियां जो है वो लगातार सरकार पर हमलावर है। उनका कहना है कि केवल मदरसों पर ही एक्शन जो है वो क्यों किया जा रहा है और भी शिक्षण संस्थान है जिनकी हालत काफी खस्ता है, काफी खराब है, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। तो आपको बता दें, करण माहरा ने सरकार पर हमलावर हुए हैं और उन्होंने कहा है कि सरकार जो है वो वोटों की राजनीति कर रही है, इसलिए वो सिर्फ मदरसों पर एक्शन करती हुई नजर आ रही है। तो कई शिक्षण संस्थान भी जो ऐसे हैं जिनकी हालत काफी खराब है, जिन पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ धनराज गर्ग जो हैं वो जुड़ चुके हैं। धनराज, अवैध मदरसों की कार्रवाई को लेकर अब विपक्ष पार्टियां जो हैं वो लगातार सरकार पर हमलावर हैं। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पश्चिमी धामी का जो एक्शन है अवैध मदरसों पर वो लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि लगातार अवैध मदरसों पर सीज लगाने का काम कहीं के शासन प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन वहीं अब सियासत भी कहीं न कहीं अवैध मदरसों पर होने लगी है। क्योंकि आप देखिए कि विपक्ष ने कहीं न कहीं सरकार पर हमला बोला है और साफ तौर पर जो करण मेहरा है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहीं न कहीं मुख्यमंत्री को घेरते हुए साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है, कहीं न कहीं वोटों की राजनीति की जा रही है। क्योंकि देखिए कि उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसे बहुत से शिक्षक संस्थान है जिनकी हालत खस्ता है, उन पर भी इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ मदरसों को ही कहीं न कहीं निशाना बनाया जा रहा है। ये कहीं न कहीं वोटों की राजनीति करने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर धामी कर रहे हैं। लेकिन मैं देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि आप चाहे अवैध मदरसा कोई भी हो, उस पर कार्रवाई होना निश्चित है। किसी भी तरह की जो हेलावादी है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिस तरह के अवैध मदरसे बने हुए हैं उन पर लाजमी कार्रवाई की जाएगी। और इतना ही नहीं बल्कि उनकी फंडिंग को लेकर भी कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जांच के आदेश दिए हैं।
जी, लेकिन धनराज, जो विपक्ष पार्टियां हैं वो लगातार यही कह रही है कि जो शिक्षण संस्थान है उन पे भी काफी कमियां हैं, उसको लेकर सरकार क्यों नहीं एक्शन कर रही? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर विपक्ष की तरफ से क्या खड़ा किया जा रहा है कि जो ऐसे शिक्षण संस्थान है जिनकी काफी कमियां उनके अंदर है, जी। इस तरीके से शिक्षण संस्थान चल रहे हैं जिनकी अपनी जमीनें नहीं है, वन विभाग की भूमि पर ऐसे शिक्षण संस्थान बने हुए हैं, कहीं सरकारी भूमि पर शिक्षण संस्थान बने हुए हैं, उन पर क्यों नहीं सरकार कार्रवाई कर रही है? आखिर मदरसों पे ही क्यों कार्रवाई कर रही है? इसको लेकर कहीं ना कहीं जो देखा जाए आरोप प्रत्यारोप वो लगातार उत्तराखंड के अंदर देखा जा रहा है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से लगातार आरोप कहीं ना कहीं सरकार पर लगाए जा रहे हैं और साथ तौर पर कहा जा रहा है कि सरकार को खाली मदरसों पे ही नहीं बल्कि ऐसे शिक्षण संस्थानों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए जो कि अवैध रूप से अवैध जमीनों पर और सरकारी जमीनों पर बने हुए हैं। जी धनराज, क्या सत्ता पक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है, क्योंकि विपक्ष जो लगातार आरोप लगा रहे हैं उनपे? जी बिल्कुल, देखिए जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, यानी कहा जाए कि जो बीजेपी के लोग हैं, उनका भी कहीं ना कहीं बयान सामने आ रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बौखलाई हुई है और जिस तरीके से मदरसों पर कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई इसलिए की जा रही है क्योंकि वो अवैध तरीके से बने हुए हैं, लेकिन विपक्ष को वो पसंद नहीं रहा है क्योंकि विपक्ष की जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर समाप्त होती हुई नजर आ रही है, ऐसे कहना बीजेपी के लोगों का है। लेकिन वे देखिएगा कि जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप अब उत्तराखंड के अंदर मदरसों को लेकर जी बिल्कुल बिल्कुल धनराज, अवैध मदरसों पर सियासत जो है वो काफी तेज हो गई है, लगातार विपक्ष पार्टियां जो है वो सरकार पर हमलावर है। बहुत बहुत धन्यवाद धनराज इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को इस बार और भी अधिक गंभीरता के साथ प्रयोग में लाया जा रहा है। आपको बता दें, आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पांडे ने बताया है कि अभी तक लगभग 7 लाख रजिस्ट्रेशन जो है इस बार हो चुके हैं। इस बार ऑनलाइन आवेदन में वाहनों की भी जानकारी अलग से मांगी गई है। बता दें कि यात्री अधिक आने की स्थिति से अलग नए होल्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं जिसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग भी शामिल है। आपको बता दें 5 अप्रैल को एक अहम बैठक भी जारी की जाएगी जिसमें समीक्षा किया जाएगा। ऋषिकेश में ये बैठक जो है वो की जाएगी। तो आपको बता दें 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। इसको लेकर प्रशासन जो है पूरी तरह से तैयारियों में जुट चुकी है। वहीं अब तक 7 लाख रजिस्ट्रेशन जो है इस मामले में हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि 5 अप्रैल को एक और बड़ी बैठक जो है वो की जाएगी। इस बार की यात्रा में हम लोगों ने सभी यात्रा रूट पर हर 10 किलोमीटर को एक सेक्टर के रूप में विभाजित किया है और उसमें हमारे बाइक पर जो हमारे पुलिसकर्मी होंगे अपने रेडियो सेट के माध्यम से वो उन 10 किलोमीटर में लगातार मूव करते रहेंगे। कहीं कोई गाड़ी खराब हो रही है या अगर लाइन में कई गाड़ियाँ आड़ी तिरछी खड़ी हो गई हैं जिससे ट्रैफिक में व्यवधान हो रहा है, उसको भी हम लोगों ने व्यवस्थित करने के लिए ये निर्देश दिए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो निर्णय हम लोगों ने लिए थे, होल्डिंग एरियाज, इन केस बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो हमारी प्रॉपर होल्डिंग एरिया, अगर आप इधर बद्रीनाथ जी के और केदारनाथ जी के रूट पे देखें तो हरिद्वार, ऋषिकेश, छोटी सी होल्डिंग एरिया व्यासी, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, इन सब जगहों पर हम लोगों ने अपनी होल्डिंग एरिया, वहाँ पर कितने ऐसे स्थान हैं जो कि निःशुल्क सेवा में दिए जा सकते हैं वो भी आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, जहाँ निःशुल्क भोजन के साथ, क्योंकि सभी की तीर्थ यात्रा पे आने वाले सभी लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती है कि अगर एक आध दिन उनको रुकना पड़े तो उसको एफोर्ड कर सकें, और जहाँ पर लोगों को रहने की, खाने की, वॉशरूम, टॉयलेट की सुविधा हो, तो काफ़ी माइक्रो लेवल पे इस बार तैयारी की गई है। और सेम यही हम लोगों ने गंगोत्री यमुनोत्री रूट पर भी व्यवस्था की है। तो हम लोगों का प्रयास यही है कि यात्रा इस बार की सुखद हो, सुरक्षित हो, साथ ही साथ सभी कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अपने काम को समय से पूरा किया जा रहा। और एक इसकी रिव्यू मीटिंग 5 अप्रैल को मैंने पुनः ऋषिकेश का जो हमारा ट्रांजिट ऑफिस है यात्रा का, वहाँ मैंने पुनः एक बैठक रखी है। अब तक की गई तैयारियों की एक समीक्षा उसमें की जाएगी। जनपदों को एज पर देयर डिमांड धनराशि भी पर्यटन विभाग द्वारा दी जा चुकी है। सभी जगह निर्माण कार्य और मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो लगातार पूरी की जा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन की प्रगति से उनको हम लोग अवगत हैं।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। मसूरी देहरादून मार्ग पर एक ट्रक जो है वो अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया, जिसमें ट्रक में सवार 2 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें, स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से ट्रक चालक और व्यक्ति को खाई से बाहर निकाला गया और इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। तो आपको बता दें, मसूरी में यह बड़ा हादसा हो गया, जहां गहरी खाई में अनियंत्रित होकर एक ट्रक गिर गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हालांकि घायलों को अस्पताल में पहुंचा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड के हरिद्वार से मुठभेड़ का मामला जो है वो सामने आया है, जहां पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक तस्कर जो है वो घायल हो गया है, जबकि कई तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। वहीं पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। इसके साथ ही एसपी सिटी ने बताया कि कंट्रोल रूम को पशु तस्करी की कोशिश की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस की टीम ने तुरंत एक्शन लिया और बदमाशों को घेरने की कोशिश की। अब रुक करते हैं अगली खबर की। नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारे की डेरा प्रमुख साहिब तरसेम सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी सरबजीत सिंह को पंजाब के तरन तारण से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, गिरफ्तारी के दौरान विशेष टीम उधम सिंह नगर लाई गई उन्हें, और इस दौरान काशीपुर में हाईवे कोतवाली क्षेत्र में जिस वाहन से पुलिस कर्मी और सरबजीत जो है वो आ रहे थे, उनका टायर फट गया और वाहन जो है वो सड़क नीचे गिरकर पलट गया। मौके का फायदा उठाते हुए आरोपी सरबजीत सिंह जो है वो पुलिस की पिस्टल लेकर गेहूं के खेत में घुस गया, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में जो आरोपी है वो घायल हो गया। इस कार्रवाई में आरोपी सरबजीत के दोनों पैरों में गोली लग गई। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड महोदय के उत्तराखंड राज्य को भयमुक्त और अपराध मुक्त करने के लक्ष्य को पूरा करने में उधम सिंह नगर पुलिस निरंतर कार्रवाई कर रही है। पिछले वर्ष बाबा तरसेम की हत्या नानक मत्ता थाना क्षेत्र में की गई थी, जिसके मुख्य आरोपी सरबजीत सिंह को कल रात तरन तारण से गिरफ्तार किया गया। सरबजीत सिंह पर 2 लाख रुपए का इनाम था और इसकी सूचना पुलिस को बहुत दिनों से प्राप्त हो रही थी, लेकिन ये समय समय पर अपना स्थान बदलता रहता था, जिसके कारण से इसका पकड़ा जाना मुश्किल हो रहा था। कुछ दिन पूर्व मेरे द्वारा नानक मत्ता थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें कुल 12 लोग थे, और कल रात को सरबजीत को तरन तारण क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। जब इसे उधम सिंह नगर जनपद में ले आया जा रहा था, उस समय वाहन का टायर फट गया और वाहन का एक्सीडेंट हो गया। सरबजीत के द्वारा सब इंस्पेक्टर संजय कुमार से पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया गया। सरबजीत का पीछा पुलिस के द्वारा किया गया और उसे रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें सरबजीत ने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया और सरबजीत के दोनों पैरों में गोली लगी। अभी उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है और उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस पूरे मुठभेड़ में पुलिस के एक जवान शुभम सैनी को भी कंधे में गोली लगी है। स्वयं थानाध्यक्ष को सर पे चोट लगी है एक्सीडेंट के कारण से, और एक धनराज कांस्टेबल है, उसे भी चोट आई है। सबका इलाज अस्पताल में चल रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर देहरादून जिले से है, जहां एक मकान में भीषण आग लग गई है। इससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं एसडीआरएफ के जवान ने एडीआरएफ की टीम को घटना की जानकारी दी, जबकि मौके पर पहुंचे एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कार्य किया और काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें, इस घटना से कोई जनहानि नहीं हुई है। तो एक मकान में भीषण आग लग गई, जिससे अफरा तफरी जो है इलाके में मच गई। आपको बता दें, मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश भर में अवैध मजारों के खिलाफ चल रहे बड़े अभियान के तहत एक कार्रवाई की गई है। तो वहीं हरिद्वार के सुमन नगर क्षेत्र में सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी अवैध मजार को ध्वस्त करने की ये कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। वहीं जिला प्रशासन ने कुछ दिन पहले नोटिस जारी किया था, जिसकी मियाद खत्म होते ही अवैध मजार पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल जो है मौके पर तैनात रही। वहीं तनाव की स्थिति से
निपटने के लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। आपको बता दें एसडीएम और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। नगर चौकी क्षेत्र जो कि कोतवाली रानीपुर क्षेत्र में पड़ती है, यहाँ पे यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पे एक अवैध मजार थी। इसके संबंध में यूपी सिंचाई विभाग द्वारा विधिवत तरीके से नोटिस यहाँ पे दिया गया था, इनको सफिशिएंट टाइम भी दिया गया था। उसके बाद कल मेरे द्वारा यहाँ विजिट भी करी गई थी। सारी चीजों को देखते हुए फिर पर्याप्त पुलिस बल की मौजूदगी में यहाँ पे अवैध मजार को हटाया गया। कितनी पुरानी थी? देखिए इस संबंध में तो यूपी सिंचाई विभाग के द्वारा ही जानकारी दी जा सकती है। हमारी जानकारी के अनुसार ज्यादा पुरानी मजार नहीं थी और जैसे हमारे संज्ञान में आया तो यहाँ नोटिस लगाया गया था और विधिवत तरीके से इसको हटाया गया। कितने दिन का नोटिस पीरियड दिया गया? अब रुक करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड के रामनगर जिले से धर्मांतरण का मामला सामने आया है। आपको बता दें जहां विशेष समुदाय के एक व्यक्ति ने एक युवती को नौकरी का झांसा देकर उसके साथ अश्लील हरकतें करने और जबरन धर्मांतरण का दबाव बना रहा था। वहीं इस घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने थाने में तहरीर देकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है और मामले में पुलिस जो है वो लगातार जांच पड़ताल शुरू कर दी है और साथ ही आश्वासन दिया है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 4 घंटे पहले एक विषय संज्ञान में आया, एक जिहादी मानसिकता का व्यक्ति जिसका नाम सलीम है और एम्बुलेंस चलाता है, एक हिंदू बहन को नौकरी का झांसा देकर रामनगर बुलाता है और एम्बुलेंस में उसके साथ अश्लील हरकतें करता है। अपने शरीर के कपड़े पहन वस्त्र खोल देता है और बियर, शराब, सिगरेट और नशे की हालत में लड़की का मानसिक उत्पीड़न करता है और उसको शारीरिक संबंध बनाने पर दबाव देता है। इस सारे विषय को लेकर के रामनगर कोतवाली विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और ऐसे असामाजिक तत्व, ऐसे विधर्मी को इस समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो ऐसी तुच्छ मानसिकता का व्यक्ति जिसने हिंदू बहन के साथ इस प्रकार का कृत्य किया है, ऐसे असामाजिक तत्वों पर कठोर कानूनी कार्रवाई हो, ऐसी मांग पुलिस प्रशासन से की है विश्व हिंदू परिषद द्वारा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड के इन दिनों एक वायरल चिट्ठी जो है काफी चर्चा में है, जिसने राजनीतिक पारा गर्म कर दिया है। आपको बता दें चिट्ठी में पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह की शिकायत आला कमान से की गई है। हालांकि हल्ला मचने पर वायरल चिट्ठी से कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि मैंने नहीं लिखी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा ये वो ही स्लीपर सेल का कारनामा है जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं। प्रीतम सिंह को लेकर भी करण माहरा ने अपनी बात कही है। तो आपको बता दें वायरल चिट्ठी की चर्चा जो है इन दिनों काफी चल रही है। राजनीतिक पारा जो है इसे लेकर गर्म हो गया है। चिट्ठी में पूर्व अध्यक्ष की शिकायत की बात की गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजिस्को के आरोहण अभियान पर जा रहे एसडीआरएफ के मुख्य आरक्षी राजेंद्र नाथ को सेना नायक अर्पण यदुवंशी ने फ्लैग ऑफ कर रवाना कर दिया है। आपको बता दें मुख्य आरक्षी राजेंद्र नाथ को उसके पर्वतारोहण अभियान के लिए अग्रिम शुभकामनाएं जो हैं वो दी गई हैं। सेना नायक अर्पण यदुवंशी ने कहा पर्वतारोहण एक साहसिक खेल है और उच्च हिमालय क्षेत्र में आपदा के दौरान पर्वतारोहण की टीम रेस्क्यू कार में बहुत सहायक साबित होती है। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर शिवालिक नगर से है, जहां प्रथम बोर्ड बैठक को लेकर विवाद जो है वो गहराता जा रहा है। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 7 के सभापति अमरदीप सिंह ने नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सभासद ने कहा है कि अध्यक्ष जो है वो जानबूझकर बोर्ड बैठक करने से बच रहे हैं ताकि भ्रष्टाचार से जुड़ी बातों को छिपाया जा सके। गौरतलब है कि नगर पालिका की बोर्ड बैठक में विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं पर चर्चा की जानी थी, लेकिन बैठक न होने से स्थानीय प्रतिनिधियों में भी असंतोष बन गया है। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर हल्द्वानी से है, जहां नगर निगम के पहले बोर्ड बैठक में 29 प्रस्ताव और 163 करोड़ रुपए के बजट पर चर्चा करते हुए प्रस्ताव जो है वो पास किए गए हैं। इसके अलावा कई पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्र में नई स्ट्रीम लाइट लगाने, लाइब्रेरी खोलने, पार्कों को सुधारने सहित सड़क और नालियों के निर्माण की भी मांग रखी है, जिस पर मेयर गजराज विष्ट ने सभी पार्षदों को जल्द से जल्द निर्माण कार्यों को पूरा करने और नए प्रस्तावों पर कार्य शुरू करने की
सहित स्ट्रीट लाइटों को लगाए जाने का आश्वासन भी दिया है। मेयर गजराज बिश्नोई ने कहा कि हल्द्वानी को सुंदर और विकसित बनाना उनका लक्ष्य है। इसको लेकर वो सभी पार्षदों को समान रूप से विकास की मुख्य धारा में आगे बढ़ाएंगे। और पूरे शहर की स्वच्छता पर, इसके विकास पर, इसकी सुरक्षा पर, इसकी प्रगति पर, ये कैसे सुंदर बने, इनमें सभी हमारे 60 पार्षदों ने अपनी सहभागिता की और सभी ने मैं धन्यवाद देता हूँ सभी पार्षदों को कि उन्होंने बड़े प्यार से, बड़ी शांतिपूर्वक, बड़े धैर्य के साथ इस बैठक को संपन्न किया है। और सभी ने, मैं उनको इस बारे में इसलिए भी धन्यवाद देता हूँ कि सबकी सोच ये है कि हल्द्वानी का विकास हो, हल्द्वानी की प्रगति हो। मैं उन सबको बधाई भी देता हूँ। 63 तो फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।